दोस्तों आज हम वध मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक घने अंधेरे रात से। एक आदमी अपने फ़ोन का वीडियो ऑन करके अंधेरे रास्ते से होते हुए एक घर के पीछे की खिड़की पर पहुंचता है और वहां से वो कुछ रिकॉर्ड करता है। घर के अंदर एक लड़की कपड़े पहन रही थी। इसके बाद होती है सुबह, जहां हम अपनी कहानी के मुख्य किरदार शंभुनाथ मिश्रा और मंजू मिश्रा से मिलते हैं। लोग इन्हें मास्टर जी कहते थे। मंजू जी सुबह सुबह तुलसी की पूजा कर रही हैं और मास्टर जी नहा रहे हैं। मास्टर जी को नहाने में पानी थोड़ा कम हो जाता है, तो वो बाहर निकलकर बोलते हैं कि अगले जन्म में मैं तुलसी बन जाऊंगा, कम से कम रोज पानी तो कम नहीं पड़ेगा। फिर मंजू जी कहती है कि चलिए तैयार हो जाइए, गुड्डू से मिलने जाना है। फिर ये दोनों तैयार होकर बाहर निकलते हैं। जाते वक्त मंजू जी मास्टर जी को कहती है कि आज गुड्डू से साफ साफ बात कीजिएगा, और वहाँ से वो एक कैफ़े में जाते हैं। गुड्डू इनका बेटा है जो अमेरिका में रहता है। वहाँ उसकी वाइफ और एक बेटी रहती है। दोनों स्काइप पर अपने बेटे से बात करते हैं, पर जैसे ही स्काइप ऑन होता है उनका बेटा उन पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ दिन हो रहा था और वहाँ रात के 11 बज रहे थे। उसकी वाइफ भी उनसे बात नहीं करती। मास्टर जी को कुछ पैसे की ज़रूरत थी, पर जब तक वो बोलते उनके बेटे ने कॉल कट कर दी। फिर ये दोनों भारी मन से अपने घर आ गए। मास्टर जी अपने घर में छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। जहाँ पड़ोस से एक छोटी सी बच्ची पढ़ने आती थी जिसका नाम था नैना। मास्टर जी और उसकी वाइफ को वो बच्ची बहुत अच्छी लगती थी और नैना भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। मास्टर जी हर रात मनोहर कहानियाँ पढ़कर मंजू जी को सुनाते थे और वो कहानियाँ सुनकर मंजू जी को नींद आ जाती थी। दोनों के बीच बहुत प्यार था। अगली सुबह मास्टर जी बैंक जाते हैं। इन्होंने अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए बैंक से लोन ले रखा था, इसलिए उन्हें थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम थी। मास्टर जी शाम को दुकान से आटा लेकर घर आते हैं। ये शुद्ध शाकाहारी थे, यहाँ तक कि मंजू जी उन्हें चूहे को मारने की भी परमिशन नहीं देती थी। उसी शाम उनके घर एक आदमी एक लड़की को लेके आता है। वो घर के अंदर आता है, साथ में दारू की बोतल और अपने साथ कबाब लेके आया था। पहले वो वहाँ बैठकर पीता है। मास्टर जी उसे कुछ पैसे देते हैं, जिसमें 2000 कम थे। इसके बाद वो लड़की को रूम में अंदर लेके जाता है, उसके साथ गलत करता है और कॉन्डोम वहीं फेंक कर चला जाता है। उस रात मंजू जी को सोते हुए उनके बेटे की बातें याद आती है, जिसके जिद की वजह से इन्होंने अपने घर को गिरवी रख दिया और इस आदमी से 15 लाख का लोन लेना पड़ा। और आज बेटा ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। पति पांडे जो किसी दादा के लिए काम करता था, उसके सारे धंधे इनलीगल थे जिसको पांडे संभालता था, और इसके लिए उसे पुलिस को भी पैसे देने पड़ते थे। शक्ति सिंह वो पुलिस वाला है जिससे पांडे भी डरता था। इधर मंजू जी को घुटनों का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा था। वो अपने बेटे को मिस्ड कॉल करती हैं। उधर से कॉल आया, पर बेटे ने ये नहीं पूछा कि आप लोग कैसे हो, बस ये कहा कि मैं कल 5000 रुपये भेज दूंगा। तब मास्टर जी ने मंजू को कहा कि इतने पैसे का कीजिएगा क्या आप। अगली सुबह मास्टर जी बैंक गए हुए थे। वहाँ से जब वो बाहर आ रहे थे तब पांडे उन्हें मिल जाता है और उनसे पैसे ले लेता है और साथ में अपने कार को धक्का भी मरवाता है। पर उन्हें धक्का मारते हुए शक्ति सिंह देख लेता है। वो पांडे की कार का हवा निकाल देता है और मास्टर जी को घर तक छोड़ देता है। साथ में ये भी कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। उसी शाम नैना का बर्थडे था। दोनों नैना का बर्थडे मनाते हैं। दोनों बहुत खुश थे। बर्थडे के बाद जब नैना घर जाती है तो ये दोनों बात करते हैं कि काश ये हमारी बेटी होती। उसके अगले दिन पांडे एक आदमी को लेकर मास्टर जी के घर पहुंच जाता है। वो घर बेचना चाहता था। मास्टर जी ने कहा कि मैं पैसे तो दे रहा हूं, पर ये नहीं मानता। ये उनको घर खाली करने के लिए कहता है। जिस समय ये वहां जाता है उस समय नैना भी वही थी जो पढ़ाई कर रही थी। पांडे उसे देखता है। तब मास्टर जी नैना को घर जाने के लिए बोलते हैं। जाते हुए पांडे ने नैना को 100 रुपये का नोट दिया। अगले दिन मास्टर जी पुलिस स्टेशन जाते हैं शक्ति सिंह से मिलने।
इन्होंने सोचा कि शायद वो मदद करेगा, पर जब वो वहाँ गए तो पांडे वहाँ पहले से मौजूद था। वो समझ गया कि ये कंप्लेन लिखाने के लिए आए हैं। उस दिन शक्ति सिंह ने भी मास्टर जी से अच्छे से बात नहीं की। उसी साल पांडे मास्टर जी के घर पहुंचता है। पहले तो वो इनको मारता है, फिर बोलता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो पुलिस के पास क्यों गए। फिर वो अपनी दारू की बोतल निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हारे 4 महीने का ब्याज माफ़ कर दूंगा और जितना पैसा लिया है उसमें 1-2 लाख रुपए कम कर दूंगा, और अगर घर बिक जाता है तो ऊपर से 2-3 लाख और मिल जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि बस एक बार नैना को ले आओ, बोलना कि पढ़ाई करना है। ये सुनकर मास्टर जी उसे देखने लगते हैं। फिर वो कहता है कि थोड़ा मिक्सचर भी दे के जाना। अब मास्टर जी मिक्सचर तो लेके आए, पर उनके हाथ में पेचकस जैसी कोई चीज़ थी जिसे उन्होंने पांडे के गले में भोंक दिया और वो थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर गया। मंजू जी उस वक्त घर पर नहीं थी। जब वो घर आई तो बिजली नहीं थी, पर जब बिजली आई और उन्होंने जो देखा तो उनके होश उड़ गए। पांडे की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। इसके बाद मास्टर जी उन्हें अंदर जाने के लिए बोलते हैं और ये एक कुल्हाड़ी और आरी लेके आते हैं और फिर वो पांडे की लाश को काटना शुरू करते हैं। उसे काटने के बाद एक बोरे में डालते हैं और फिर बस में ले जाते हैं और एक अंधेरे जंगल, एक पुरानी किले जैसी जगह पर जा कर के फेंक देते हैं और उसके अगले दिन जाकर जला देते हैं। इन सब के बीच उनकी पत्नी मंजू जी ने इनसे बात करना छोड़ दिया था। लाश को जलाने के बाद ये रात में जाकर उसके हड्डियों को एक झोले में ले लेते हैं और उसे आटा चक्की में जाकर डाल देते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन शक्ति सिंह इनके घर आता है पांडे के बारे में पूछताछ करने, क्योंकि उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन इनका घर ही दिखा रहा था। वो इनसे कुछ सवाल करते हैं और कहते हैं कि आपको अगर कुछ भी पता चले तो हमें ज़रूर बताइएगा। इन सब चीज़ों से मंजू जी को इतना डर लगने लगा, उन्हें लगने लगा कि शायद किसी दिन गुस्से में आकर ये मुझे ही ना मार डाले। इन्होंने मास्टर जी से बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। इसके बाद पांडे की बीवी भी इनसे मिलने आती है पांडे के बारे में जानने के लिए, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। मंजू जी कहती है कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमें किसी को सजा देने का कोई हक नहीं है। ये बात सुनकर और अपनी वाइफ की बेरुखी देखकर मास्टर जी ने बहुत सोचा और वो पुलिस स्टेशन चले गए और जाकर कहा कि मैंने ही पांडे को मारा है और उसे जलाकर उसकी हड्डियों को पीस दिया। उस दिन शक्ति सिंह पुलिस स्टेशन में नहीं था और जो दूसरे पुलिस वाले वहाँ थे वो उनके बात का विश्वास नहीं कर रहे थे कि मास्टर जी ने उसे मार डाला। पुलिस उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है और ये भी कि वो उनका टाइम वेस्ट ना करे। इसके बाद वो घर चले जाते हैं और जाकर मंजू जी को कहते हैं कि आज पुलिस स्टेशन गया था, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, इसलिए कि तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया। फिर वो बोलना चालू करते हैं कि 2-3 महीने का ब्याज कम कर दूंगा और मूल में से भी 1-2 लाख कम कर दूंगा, और अगर घर बिकता है तो ऊपर से 2 लाख रुपया और। अभी भाभी जी नहीं है, जाओ बस एक बार नैना को ले आओ, उसे बिल्कुल दर्द नहीं होगा। इतना सुनते ही मंजू जी कहती हैं कि कैसी बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि जैसे तुमको गुस्सा आया वैसे मुझे भी आया था और इसलिए जो सही लगा वो किया, अब किसी को अच्छा लगे या खराब। सच्चाई जानने के बाद मंजू जी का गुस्सा नॉर्मल हुआ और अपनी बात बताकर मास्टर जी भी रिलैक्स हो गए। इसके बाद जब ये मर्डर वाली कहानी शक्ति सिंह को पता चली तो समझ गया कि वो सच बोल रहे थे। फिर वो मास्टर जी को थाने बुलाते हैं और स्टेटमेंट पर साइन करने को कहते हैं, पर इस बार मास्टर जी अपने बात से मुकर जाते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर आपके पास कोई गवाह या सबूत हो तो दिखाओ। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे वो वहाँ से बाहर निकलते हैं उन्हें एक कॉल आता है और बुलाया जाता है। पांडे जिसके लिए काम करता था वो उन्हें घर खाली करने के लिए कहता है, पर ये बोलते हैं कि मैंने तो पूरा पैसा पांडे को दे दिया। तब वो कहते हैं कि या तो तुम पांडे को ढूंढ कर लेके आओ और नहीं तो घर खाली कर दो।
इधर शक्ति सिंह भी मंजू जी से मिलकर बोलता है कि आप मास्टर जी को कहें कि वो हमें कोऑपरेट करें। इस बार मंजू जी डरी नहीं, क्योंकि वो सच जानती थी। वो उसे साफ साफ कहती है कि वो ऐसा कुछ काम नहीं कर सकती। जब ये घर जाती है तो मास्टर जी इन्हें पैसे वाली बात बताते हैं कि हमें 3 दिन में 10 लाख रुपए देने हैं, नहीं तो हमें घर खाली करना पड़ेगा। तब ये दोनों अपने बेटे से मदद मांगते हैं और बताते हैं कि उन्हें 10 लाख की ज़रूरत है। पर जब उनके बेटे को लगता है कि ये दोनों बहाना मार रहे हैं, इन दोनों को बहुत बुरा लगता है। तो ये डिसाइड करते हैं कि वो आज के बाद अपने बेटे से बात नहीं करेंगे। इधर शक्ति सिंह लोगों से पूछताछ करने में लगा हुआ है कि शायद कोई गवाह मिल जाए, पर उसे मास्टर जी का एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जब वो उस रात एटीएम पर रुके थे। फिर शक्ति सिंह मास्टर जी से बाहर मिलता है और उन्हें बोलता है कि देखिए, हमारे पास इतना सबूत जरूर है कि हम आपको 7 दिन के लिए रिमांड पर रख ले और वहां अच्छे अच्छे बोल देते हैं, पर आपने पांडे को मारा, काटा या दफनाया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पर अगर उसका फोन आपके पास है तो वो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद ये घर जाते हैं और अपने घर पर उसका फ़ोन खोजते हैं। बहुत खोजने के बाद उन्हें वो फ़ोन मिल जाता है, लेकिन उसके अगले ही दिन वो लोग आ जाते हैं जो इनका घर खाली कराने के लिए बोल रहे थे। वो इनका सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और उन्हें मारते भी हैं। इसके बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जहां शक्ति सिंह इनसे मिलने आता है। मास्टर जी वो फ़ोन उसे दे देते हैं और उसे बताते हैं कि कोई इंसान 12 साल की बच्ची पर गलत नज़र कैसे डाल सकता है। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। इसके बाद शक्ति सिंह वहां से चला जाता है। दोस्तों, शक्ति सिंह का एक वीडियो इस फ़ोन पर था, जिस वीडियो की बात हमने शुरुआत में की थी, जब वो विधायक की बीवी के साथ उसके घर पर था और यही दिखाकर पांडे उसे परेशान करता था। इसके बाद इसने मर्डर का सारा इल्ज़ाम दादा भाई पर लगा दिया, जो मास्टर जी का घर खाली करवा रहा था और जिसके इशारे पर पांडे काम करता था। इससे मास्टर जी भी फ्री हो गए और शक्ति सिंह भी। पर मास्टर जी ने अपना घर छोड़ दिया और जाते जाते उन्होंने अपना घर नैना के नाम कर दिया और वो हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।